स्टूडेंट्स, हम वेव चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने वेव चैप्टर शुरू किया था। इक्वेशन ऑफ ए वेव के बारे में आपको बताया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसमें टेंशन T है। T टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर आपको टेंशन के बारे में स्टूडेंट ज़्यादा आइडिया नहीं है तो टेंशन का कॉन्सेप्ट हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। Let T is tension in string and mu is mass per unit length of string. Mu है mass per unit length of string. Then speed of transverse wave in string is under root T by mu. Speed of transverse wave in string is V equal to under root T by mu. Okay. If R है रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है आपके पास उसका रेडियस R है, L है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड रो है डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। जिस मटेरियल से स्ट्रिंग बना है उसका डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच की जगह क्या आएगा? लेंथ पाई आर स्क्वायर एल। तो मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो। तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। वो क्या हो जाएगा? m डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l। तो पाई आर स्क्वायर एल रो बाय एल। l से l कैंसिल, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर रो। ये वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं इस इक्वेशन में। तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट T बाई पाई आर स्क्वायर रो। ओके, तो ये इक्वेशन, तो ये भी यूज कर सकते हैं और अगर r और रो की वैल्यू दी हो तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। यहां से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 1 बाय आर हो जाएगा। एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी रो। तो ये है स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। अब मैं इस टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है, ए स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग हैज ए मास ऑफ 5 into 10 raised to power -3 किलोग्राम। इफ वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन वायर? तो आपको मास दिया हुआ है 5 into 10 raised to power -3 किलोग्राम। ये मास ऑफ वायर है। वायर का लेंथ है 0.72 मीटर और वायर में टेंशन T है 60 न्यूटन। तो स्पीड होता है V इक्वल टू अंडर रूट T बाई म्यू। म्यू है मास पर यूनिट लेंथ यानी m बाई एल। तो ये है 5 into 10 raised to power -3 डिवाइड बाई 0.72।
तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये आपका आ जाता है अराउंड 6.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो। टी की वैल्यू है 60 और म्यू की वैल्यू है 6.9 इंटू 10⁻³ तो अब इसको आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी 93.25 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसको इससे डिवाइड करके अंडर रूट खुद से निकाल लोगे, क्योंकि ये आप 7th-8th क्लास से करते आ रहे हैं। तो इस पे अगर मैं इसको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और वेरीफाई करोगे आंसर को। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। मेनली हम यहाँ पर साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर आप कहिए स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पीड ऑफ longitudinal waves in a medium of density rho, in a medium of density rho and modulus of elasticity E is given by V equal to under root E by rho। V equal to under root E by rho। E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे सॉलिड्स में क्या होगा ये यंग्स मॉडुलस और लिक्विड्स में यानी फ्लूइड्स में बल्क मॉडुलस। तो इन सॉलिड्स Y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Y क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या हो जाएगा? अंडर रूट Y बाय रो। तो V इक्वल टू अंडर रूट Y बाय रो। इसी तरह से इन फ्लूइड्स बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस को हम B या K से लिखते हैं। मान लीजिए हम B से लिख देते हैं तो ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो V क्या हो जाएगा फ्लूइड्स में? अंडर रूट B बाय रो। अंडर रूट B बाय रो। अब अगर आप के पास जो चैप्टर 7 में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर है वहाँ देखेंगे तो वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज यूजुअली मोर देन बल्क मॉडुलस। ओके, तो वैल्यू ऑफ Y इज ग्रेटर देन B। इस वजह से speed of sound waves will be more in solids than in fluids. Fluids means liquid and gases. Okay, so speed of
sound waves is more in solids than in fluids than in fluids. तो स्टूडेंट्स, लिक्विड्स के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू दैट इज यूजुअली लेस देन सॉलिड्स के लिए जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है, एंड इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज मोर इन सॉलिड्स देन इन फ्लूइड्स। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर velocity of sound in air. Okay, Newton's formula for velocity of sound in air. तो ये फॉर्मूला क्या है? तो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने एक अजम्पशन लिया कि जब एक साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ट्रैवल करती है। मीन्स साउंड वेव कैसे ट्रैवल करती है? कंप्रेशन और रैरिफैक्शन। कंप्रेशन में पार्टिकल पास पास आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन न्यूटन ने कहा कि नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इमीडिएटली हीट सराउंडिंग को लूज हो जाएगी, टेम्परेचर वही रहेगा। और जब रैरिफैक्शन होगा तो कूलिंग होना चाहिए क्योंकि पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं, उस केस में भी कूलिंग नहीं होगी, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, जो रीजन ऑफ रैरिफैक्शन है वो सराउंडिंग से हीट गेन कर लेगा। और इस तरह से ए साउंड वेव विल ट्रैवल अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, कोई भी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कब कहते हैं? जब उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अगर किसी प्रोसेस में कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट ना तो लेता है ना देता है, उसको क्या कहते हैं? एडियाबैटिक। ओके, तो हम यहां पर लिख देते हैं, न्यूटन assumed that during compression and rarefaction, Newton assumed that during compressions and rarefactions, temperature doesn't change. Temperature इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा सा। टेम्परेचर डजंट चेंज। तो उसने क्या सुजेस्ट किया? न्यूटन suggested that during compression temperature of medium tries to increase. Newton suggested that during compression टेम्परेचर ऑफ, ये टेम्प लिखा है मैंने, TEMP आगे डॉट लगा दिया, इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ मीडियम ट्राइज टू इंक्रीज, लेकिन इंक्रीज हो नहीं पाता। क्यों? तो न्यूटन ने कहा कि इमीडिएटली हीट विल बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ मीडियम ट्राइज टू इंक्रीज but heat is lost immediately to the surrounding. But heat is
lost immediately to the surrounding. Okay? इसी तरह से rarefaction में ड्यूरिंग rarefaction temperature of medium tries to decrease during rarefaction temperature of medium tries to decrease but heat is gained immediately from the surrounding. But heat is gained from the surrounding immediately and temperature of medium remains constant and temperature of medium remains constant. ओके, तो यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है, सराउंडिंग को हीट लॉस कर देता है और टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और रैरिफैक्शन में जब टेम्परेचर घटने की कोशिश करता है तो सराउंडिंग से हीट ले लेता है और टेम्परेचर नहीं घटता है। तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, ना कंप्रेशन में ना रैरिफैक्शन में। और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल कंडीशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड वेव ट्रैवल इन एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। सो according to Newton, sound waves travel in air under isothermal conditions. Under isothermal conditions, तो आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर T कांस्टेंट है तो PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर T इज कांस्टेंट, यहाँ पर ये कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो R कांस्टेंट होता ही है, N नंबर ऑफ मोल्स हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, PdV प्लस VdP इक्वल टू 0। PV फर्स्ट यू क्यू सेकेंड का डिफरेंशिएशन dV प्लस सेकेंड यू क्यू V और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dP इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो यहां से आपके पास P की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ dP डिवाइड बाय dV बाय V। इस इक्वेशन से ये आप माइनस VdP इधर ले जाओ और फिर dV को नीचे ले जाओ, तो ये P प्रेशर की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि यहाँ P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। और अगर आप ध्यान से देखें, आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले में पढ़ा था, ये जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में, ये क्या है, ये बल्क मॉडुलस के इक्वल है। हमने बल्क मॉडुलस को इस चैप्टर में B से लिख रहे हैं, आप B से भी लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस को, K से भी, कुछ बुक्स में K से लिखा होता है, कुछ में B से लिखा होता है।
उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो ये जो है टर्म, ये राइट हैंड साइड में ये टर्म, ये क्या है? बल्क मॉडुलस है। अगर आप बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन देखोगे तो यानी बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। अभी हमने इससे पहले टॉपिक में किया था वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट बी बाय रो। तो बी किसके इक्वल है? पी के, तो अंडर रूट पी बाय रो। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। यहाँ P क्या होगा एयर में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, और डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। P इक्वल टू 1 ATM। 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है आपका 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ एयर रो ये होता है 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये इस फॉर्मूले में ये P और रो की वैल्यू रख दो, तो ये आएगा आपका अंडर रूट 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.293। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड, अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये होगी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बट एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू डिफरेंट है, अराउंड 331 मीटर पर सेकेंड है। तो but experimentally speed of sound in air is approximately 331 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स कुछ न कुछ कमी रहेगी न्यूटन ने जो इसमें एक्सप्लेन किया था, इस थ्योरी में जो बताया था, और वो कमी दूरी की बाद में लाप्लास ने। तो लाप्लास ने कहा कि ये जो कंडीशन है जब ट्रैवल कर रही है वेव, वो आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है मैं पहले वो बता देता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें सिस्टम ना तो सराउंडिंग से हीट लेता है ना देता है, यानी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे, वो बाहर हीट नहीं देगा, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो घटता रहे, वो बाहर से हीट लेगा भी नहीं। उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, ए प्रोसेस इन विच system exchanges no heat with the surrounding. It is a process in which system exchanges no heat with the surroundings. It is a process in which system exchanges no heat with the surrounding. तो जिस तरह से आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, एडियाबैटिक के लिए PV⁻⁴ गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। P तो वही प्रेशर है, V वॉल्यूम है, जैसे इसमें P प्रेशर V वॉल्यूम था। गैमा क्या है? गैमा है आपका CP/CV। अब आप कहोगे सर ये CP और CV क्या है? बच्चे ये हमने जो जो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर थे आपके सिलेबस में, उसमें किया हुआ है, तो आप उन चैप्टर को एक बार कर लीजिए, नहीं किया तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आपने किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, CP है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे हम, कि इसकी नॉलेज
जरूरी नहीं है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर बेस्ड आएगा तो ये गामा की वैल्यू यूजुअली आपको दी हुई मिलेगी। अदरवाइज मेरा सजेशन यही है, आप थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर अच्छे से कर लीजिए जो आपके सिलेबस में हैं, जिसके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छे से। ओके, तो ये था हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास ने ये जो एरर था, ये आ रहा था 280 जबकि एक्चुअल है 331, तो इस एरर को दूर किया। तो इस एरर को कैसे दूर किया उसके बारे में अब बात करते हैं। तो मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूं बोर्ड को। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन, तो लाप्लास ने क्या कहा, साउंड वेव्स ट्रैवल इन एयर अंडर द कंडीशंस ऑफ एडियाबैटिक। ओके, तो according to Laplace, when sound waves travel in air, according to Laplace, when sound waves travel in air, when sound waves travel in air, conditions are adiabatic and not isothermal। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि साउंड वेव जितने हाई स्पीड से ट्रैवल करती है तो जब रैरिफैक्शन और कंप्रेशन बनते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि वो सराउंडिंग को हीट ले सके या दे सके। तो इस वजह से सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज होने के चांसेस वैसे भी कम है, क्योंकि एट सच ए हाई स्पीड ऑफ 331 मीटर पर सेकेंड देयर आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल चांसेस दैट मिड रैरिफैक्शन और कंप्रेशन रीजन कैन एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। ओके, तो रैरिफैक्शन और कंप्रेशन रीजन को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो सराउंडिंग के साथ हीट ले सकें या हीट दे सकें। और अगर हीट ले या दे नहीं सकता सिस्टम तो क्या होता है, एडियाबैटिक। तो इसलिए लिखा है कंडीशंस आर एडियाबैटिक एंड नॉट आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक के लिए आपके पास है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास है पी वी रेज टू पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। P V raised to power gamma is constant, where gamma is Cp by Cv. Where gamma is Cp by Cv। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। दोनों साइड से इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, पी यू क्यू वी की पावर गैमा का डिफरेंशिएशन गैमा वी रेज टू पावर गैमा -1 डी वी प्लस वी की पावर गैमा यू क्यू पी का डिफरेंशिएशन डी पी इक्वल टू 0। भाई एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर n-1। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ से
P gamma v raised to power gamma minus 1 dv इक्वल टू माइनस ऑफ v raised to power gamma dp। मैं इसको इधर ले गया तो ये माइनस का हो गया। अब मैंने इसको लिख दिया P गैमा v रेज टू पावर गैमा इंटू वी रेज टू पावर माइनस 1। v की पावर गैमा माइनस 1 को लिखा मैंने v की पावर गामा इंटू वी की पावर माइनस 1 dv इक्वल टू माइनस वी रेज टू पावर गैमा dp। अब ये जो v रेज टू पावर गैमा है ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा इधर गैमा p इक्वल टू माइनस dp डिवाइड बाय ये dv नीचे चला जाएगा और ये v आपका ये इस तरह से चले। ओके, तो ये गैमा p आ गया माइनस dp बाय dv बाय v, और ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में माइनस dp बाय dv बाय v, ये क्या होता है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ओके, अब आपके पास फॉर्मूला है अंडर रूट v इक्वल टू अंडर रूट b बाय रो। b की ये वैल्यू रख दो गैमा p, तो ये हो जाएगा अंडर रूट गैमा p बाय रो। अब जो गैमा की वैल्यू होती है फॉर एयर, गैमा होता है अबाउट 1.41। ओके, तो ये तो फॉर्मूला आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे p की वैल्यू, गैमा की, रो की। ओके, अब p की वैल्यू आपको पता है 1 एटमॉस्फेरिक, रो की वैल्यू 1.293 जो कि न्यूटन्स वाले इससे पहले ही टॉपिक में वैल्यू रखी थी सेम। तो v की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट गैमा 1.41, p 1.01 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय रो 1.293। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने 331 लिखा था और ये 332 आ रहा है लगभग। तो लाप्लास के जो यानी थ्योरी है दैट इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू न्यूटन्स थ्योरी। तो ये अराउंड 331.87 आता है, तो दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज लाप्लास करेक्शन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं फैक्टर्स affecting velocity of sound in air। ओके, तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो आपके पास फॉर्मूला है v इक्वल टू अंडर रूट गैमा p बाय रो। तो ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर। सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी।
डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर. डेंसिटी ऑफ water vapor is less than density of dry air. Okay. Water vapor is less than density of ड्राई एयर. अब अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगी, है ना. अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी. और डेंसिटी किसका कम है, वाटर वेपर का. वाटर वेपर का होता है अराउंड 0.8 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और ड्राई एयर का 1.293 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. तो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर इन humid air than in dry air. Okay, so velocity of sound is more in humid air than in dry air. Okay. थर्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो नंबर 3, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो आपके पास है V इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी बाय रो. ओके, आपके पास जो डेंसिटी है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी. अब आपके पास इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी. पी वी इक्वल टू एन आर टी. वी को रखो एम बाय रो इक्वल टू एन आर टी. और पी बाय रो क्या आ गया यहाँ से, एन आर टी बाय एम. एन आर टी बाय एम. हम एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स 1. तो पी बाय रो क्या आ गया, आर टी बाय एम. ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं. तो v इक्वल टू अंडर रूट गैमा और p बाय रो की जगह आर टी बाय एम. आर एम और गैमा तो कांस्टेंट है, सो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो नंबर 4, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो अगेन आपके पास v है अंडर रूट गैमा p बाय रो. बट p बाय रो विल बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि r गैस कांस्टेंट है, m मास है, मास भी कांस्टेंट रहता है. तो p बाय m क्या होगा, वो आपका p बाय रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, p बाय रो इज इक्वल टू एन आर टी बाय एम. और अगर n 1 ले लेते हो तो आर टी बाय एम. एंड ये क्या होगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा, है ना. तो ये p बाय रो कांस्टेंट, गैमा भी कांस्टेंट है. तो यानी v इक्वल टू अंडर रूट गैमा p बाय रो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि गैमा कांस्टेंट है और p बाय रो कांस्टेंट होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. तो यानी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट.
So change in pressure has no effect on speed of sound in air. So change in pressure has no effect on speed of sound in air. Speed of sound in air. तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को अफेक्ट करते हैं। ये डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से कोई चेंज होता नहीं है स्पीड ऑफ साउंड में जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।